अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मार्केट की आज हमारा आखिरी लेक्चर। अब तक हमने डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये टॉपिक्स कर लिए। हल्का सा आपको जो है वो रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा था डिमांड क्या होता है। डिमांड बुनियादी तौर पे विल टू परचेज और पावर ऑफ परचेज के मिल जाने से दोनों का सम जो है उसको हम डिमांड बोलते हैं। फिर हमने देखा था लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में हमने देखा था कि क्वांटिटी डिमांड डिपेंड करती है प्राइस पर इफ अदर थिंग्स डू नॉट चेंज, और इनका आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। फिर हमने देखा कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड जो चेंज होती है उसकी सेंसिटिविटी की डिग्री को मेजर करना को हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। यानी कि कीमत की तब्दील होने से किस हद तक डिमांड तब्दील होती है, तो इसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। फिर हमने देखा कि लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई में देखा कि क्वांटिटी सप्लाइड इज फंक्शन ऑफ प्राइस। सो अगर प्राइस बढ़ जाए तो सप्लाई बढ़ जाती है, और अगर प्राइस कम हो जाए तो सप्लाई कम हो जाती है, और ये रिलेशनशिप पॉजिटिव रिलेशनशिप है। फिर हमने जो है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा। देखिए, हमने लॉ ऑफ डिमांड में जो अदर थिंग्स डू नॉट चेंज में या बाकी हालात बदस्तूर है, उन बाकी हालात में एक इनकम भी फैक्टर है जो कि डिमांड को जो है वो पर असरअंदाज होता है। देखिए, अगर इनकम कंज्यूमर की ज़्यादा हो जाए, ये रोज़मर्रा की बात है, ठीक है, तो वो उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा कर देते हैं। जो वो चीज़ें इस्तेमाल कर रहा होता है उनकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। तो इनकम और डिमांड का आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यानी कि इनकम बढ़ जाए तो डिमांड बढ़ जाती है, इनकम गिर जाए तो डिमांड गिर जाती है, ठीक है। अच्छा, ये रिलेशनशिप तब होगा जब गुड नॉर्मल होगी, और नॉर्मल गुड अगर वो गुड इन्फीरियर है तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आप उस गुड या कमोडिटी का इस्तेमाल पहले से कम करते चले जाएंगे। सो नॉर्मल गुड की सूरत में इनकम और डिमांड का पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और इन्फीरियर गुड की सूरत में इनकम और डिमांड का आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप है। सो इस तरह से इनकम बढ़ने से अगर डिमांड बढ़ जाए और इनकम गिरने से अगर डिमांड गिर जाए तो वो किस हद तक गिरेगी, ठीक है। तो इस डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी को मापने को हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, ठीक है। और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन केस ऑफ नॉर्मल गुड पॉजिटिव और इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड नेगेटिव होती है। यहाँ तक हम जो है वो अपना जो है डिमांड और सप्लाई के हवाले से जो टॉपिक है यहाँ तक हम पहुँच चुके। आज का हमारा टॉपिक जो है वो हम देखेंगे क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसको पढ़ने से पहले हम आपको ये बताए देते हैं कि गुड्स दो किस्म की होती हैं, ठीक है। हम बार बार आपको बता चुके हैं, दोबारा बताते हैं। वो कम्प्लीमेंट भी हो सकती हैं, वो सब्स्टिट्यूट भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इन केस ऑफ कम्प्लीमेंट गुड्स, राइट, जो लाजमो मलजूम है, जैसे कि इसकी मिसाल गाड़ी और पेट्रोल भी हो सकता है, पेन और स्याही भी हो सकता है, ठीक है। और इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है, एक चीज़ का दूसरी चीज़ मुतबादल हो, ठीक है। जैसे पेन का जो है वो बॉल पॉइंट भी हो सकता है, ट्रैवलिंग में रेल का बस भी हो सकता है। ये और बात है कि जो सब्स्टिट्यूट क्लोज भी होते हैं और क्लोज नहीं भी होते हैं, ठीक है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट भी होते हैं और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं भी होते हैं, ठीक है। तो ये हम बाद में देखेंगे कि किस तरह से। सो आज हमने देखना है कि किसी एक चीज़ की कीमत में कमी की वजह से उसकी सब्स्टिट्यूट की डिमांड पर क्या असरात मुरतब होते हैं, ठीक है। तो किसी एक चीज़ की कीमत की चेंज होने से सब्स्टिट्यूट की डिमांड में तब्दीली किस हद तक होती है,
ठीक है, उसे हम क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। सो ये जैसे मैंने आपको बताया, सब्स्टिट्यूट्स की सूरत में हम पहले देखेंगे और फिर हम कंप्लीमेंट की सूरत में देखेंगे। वेल लुक, जैसे कि आपको मालूम है कि मटन और बीफ आपस में सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, मटन और बीफ आपस में सब्स्टिट्यूट है। अब इसको समझने के लिए ज़रा देखिएगा, मटन का सब्स्टिट्यूट बीफ है और बीफ का सब्स्टिट्यूट मटन है। अब ज़रा गौर से देखिएगा कौन सा सब्स्टिट्यूट बेहतर सब्स्टिट्यूट। बीफ का सब्स्टिट्यूट मटन बहुत परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है, और मटन का सब्स्टिट्यूट जो बीफ है ये कंपैरेटिवली इतना परफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। सो देखिए, मटन का सब्स्टिट्यूट बीफ है। अब लॉ ऑफ डिमांड ज़हन में रखिएगा, ये सारी चीज़ें अपनी आपने ज़हन में रखनी है, मूवमेंट अलोंग द कर्व भी ज़हन में रखनी है और शिफ्ट इन द डिमांड कर्व भी ज़हन में रखनी है। आपको याद है ना कि अगर प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आए तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होती है, और अगर अदर देन प्राइस कोई और फैक्टर जो है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, इनकम, टेस्ट, फैशन, वेदर, व्हाटएवर दीज आर, सो उनकी वजह से जो है अगर डिमांड में चेंज आए तो हम कहते हैं शिफ्ट हो गई डिमांड। तो अभी देखिएगा ज़रा गौर से, ठीक है। When the price of mutton increases, it will tends to increase the demand for beef. People will substitute beef, which is relatively cheaper, for mutton, which is relatively more expensive. So mutton आपको पता है relatively more expensive है और beef relatively cheaper है compared to mutton. So अगर हम देखें, ये देखिए प्राइस है मटन की $1.5 कह लें और बीफ की 2। सो जब 1.5 मटन की प्राइस है तो QM हम ले रहे हैं, और जब बीफ की 2 है तो QB ले रहे हैं। अब हुआ क्या कि प्राइस मटन की इंक्रीज हो गई, 1.5 से 2 हो गई, तो उससे देखें कि क्वांटिटी ऑफ मटन पे क्या असर पड़ेगा लॉ ऑफ डिमांड के तहत, क्वांटिटी कम हो जाएगी। वेल उसके साथ साथ लोग किस तरफ मूव करेंगे, बीफ की तरफ। तो बीफ की डिमांड जो है वो बढ़ गई। अब देखें प्राइस बढ़ी है मटन की, तो ऑब्वियसली लॉ ऑफ डिमांड के तहत उसकी क्वांटिटी पहले से कम हो जाएगी, मगर उसी कीमत बीफ की उसी कीमत यानी कि ₹2 और $2 पर यूनिट के हवाले से अगर हम देख लें तो क्या हुआ कि डिमांड कर्व जो है मटन का, बीफ का डिमांड कर्व जो है वो आपके राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। अब अपनी स्क्रीन पे जो आपके दाएं तरफ जो बीफ का डिमांड कर्व है वो आप देखें, पहले ब्लू था अब रेड, यानी कि वो QB से QB- हो गया, ठीक है। तो प्राइस क्या है 2, उससे आपने देखा कि उसी प्राइस पर पहले QB और अब QB- यानी कि क्वांटिटी ऑफ मटन जो है हमने पहले से ज़्यादा लेना शुरू कर दी। तो हुआ क्या, दोबारा से आप देखिए कि प्राइस ज़्यादा हुई मटन की, उससे क्वांटिटी डिमांड फॉर मटन पहले से कम हो गई। अब लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है, कुछ लोगों की पावर ऑफ परचेज से मटन बाहर निकल गया। आपको याद है ना, पावर ऑफ परचेज एंड विल टू परचेज। विल टू परचेज मौजूद है लेकिन पावर ऑफ परचेज से कुछ लोगों के बाहर हो गए। अब उनके पावर ऑफ परचेज में क्या चीज़ आ गई, बीफ, राइट। सो अब उन्होंने अपनी डिमांड शिफ्ट की मटन से बीफ की तरफ, राइट। सो पहले QB ले रहे थे और अब QB- यानी कि इंक्रीज कर दी, यानी कि पहले QB डिमांड कर थी बीफ की, अब QB- यानी कि दाएं तरफ शिफ्ट हो गई। तो अब देखें फॉर एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ मटन व्हाट हैपन, इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ बीफ। सो मटन की प्राइस कम होने से डिमांड किसकी बढ़ गई, बीफ की। आपने देखा कि कीमत कम हुई थी, कीमत ज़्यादा हुई मटन की, उससे बीफ की डिमांड पहले से ज़्यादा हो गई, ठीक है। अब ये किस हद तक ज़्यादा हुई,
मटन की कीमत कम होने से बीफ की डिमांड किस हद तक ज़्यादा हुई, राइट? टू व्हाट एक्सटेंड क्वांटिटी डिमांड फॉर बीफ इंक्रीज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ मटन। इसको क्या बोलेंगे हम? क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। क्या बोलेंगे? क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। सो इन केस ऑफ बीफ एंड मटन हमने देखा। याद रखिएगा, जैसे मैंने बिल्कुल इसकी स्लाइड के शुरू में आपको बताया था कि इन केस ऑफ बीफ एंड मटन और इन केस ऑफ मटन एंड बीफ ये सेम इलास्टिसिटी नहीं है। उसकी वजह ये है कि इलास्टिसिटी ऑफ इन केस ऑफ बीफ एंड मटन, द परसेंटेज चेंज इन द डिमांड फॉर बीफ with respect to percentage change in price of mutton, while elasticity in case of mutton and beef is the percentage change in the demand for mutton with respect to percentage change in the price of beef. So ये cross price elasticity same नहीं है, because you know that and beef may not be good substitute for mutton, but mutton may be a good substitute for beef. Now this is the formula for cross price elasticity. The cross elasticity of demand for beef with respect to price of mutton, E beef mutton or EBM, can be calculated percentage change in quantity of beef divided by percentage change of price of mutton. An increase in price of mutton, उससे क्या होगा? Causes an increase in demand for beef. Look, so positive change price of mutton में आई तो demand for beef में भी positive change आई, right? So obviously answer जो है वो positive आएगा, ठीक है? So elasticity of beef and mutton is positive. Now cross price elasticity is positive, right? Now EBP, now the formula is percentage change of quantity of beef divided by percentage change in price of mutton. Look, and a decrease in the price of mutton, उससे क्या होगा? Causes a decrease in demand for beef. So ये भी negative. So इस सूरत में भी जो इलास्टिसिटी है क्रॉस वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। आपने देखा कि अगर मटन की प्राइस बढ़ जाए तो लोग बीफ ज़्यादा लेना शुरू कर देंगे, तो डिमांड बढ़ गई बीफ की। अगर मटन की प्राइस पहले से कम हो जाए, ठीक है, तो लोग बीफ की डिमांड पहले से कम कर देंगे, ठीक है। तो ये आपने गौर से देखना है कि जब बीफ की कीमत बढ़ जाती है तो याद है ना, डिमांड पावर ऑफ परचेज प्लस विल टू परचेज। सो बीफ की प्राइस बढ़ जाने से लोगों का पावर ऑफ परचेज कम हुआ, तो लोगों की जो है वो डिमांड शिफ्ट हो गई बीफ की तरफ। अब इसके बिल्कुल बयानी बरक्स देखें क्या होता है कि जब बीफ की कीमत पहले से कम हो जाए तो बहुत से लोग जो इस वजह से अगर मटन की कीमत पहले से कम हो जाए तो बहुत से लोग जो पहले बीफ इसलिए ले रहे थे कि मटन उनकी पावर ऑफ परचेज में नहीं था, तो अब मटन की कीमत कम हो जाने से तो मटन उनकी पावर ऑफ परचेज के अंदर आ गया, लिहाजा वो बीफ की डिमांड कम हो जाएगी और मटन की क्वांटिटी डिमांड पहले से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। So if goods are substitute, EXY will be positive. The greater the coefficient, the more likely that they are good substitute. Coefficient बड़ा होगा, right? वो आपको अच्छी तरह से याद है ना, coefficient हमने आपको बताया था, ठीक है। अगर ये बड़ा होगा तो ये क्या होगा? Likely they are good substitute, और ये छोटा होगा तो ये good substitute नहीं होगा, okay? Now cross price elasticity, now in case of complement,
राइट। अब कंप्लीमेंट मैंने आपको पहले भी बताया था, ये किन मानों में आता है, लाजम और मलजूम के मानों में आता है। एक चीज़ लेंगे तो दूसरे की जो है वो आपको लेना ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए, अगर गाड़ियाँ सस्ती हो जाएं तो गाड़ियों की डिमांड बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियसली जब गाड़ियाँ लोग ज़्यादा लेंगे तो उनके जो पेट्रोल है उसकी डिमांड पहले से ज़्यादा हो जाएगी। और क्या हो सकता है गाड़ी के साथ, टायर। अगर गाड़ियाँ लोग पहले से सस्ती हो जाएं तो लोग गाड़ियाँ पहले से ज़्यादा लेना शुरू कर देंगे, तो उससे जो टायर्स हैं उनकी डिमांड भी पहले से जो है वो ज़्यादा हो जाए, अगरचे के टायर्स की कीमत में कोई कमी नहीं आई, ठीक है। इसी तरह से पेन और स्याही बहुत एक अहम जो है वो मिसाल है, ठीक है। इसी तरह से कलर्स और कलर बुक जो है एक अहम कम्प्लीमेंट की मिसाल है। और भी आप अपनी रोज़मर्रा की जो है वो मामूलात में देखिए कि कौन सी चीज़ें कम्प्लीमेंट गुड्स हैं। नाउ लुक एट दीज टू डायग्राम्स। The first diagram is showing the demand curve of crayons, right? And the second one is color books. So आपको मालूम है ना, crayons और color book complements. Okay, now look at this. Crayon की प्राइस जब P1 है तो क्वांटिटी Q1, और बुक्स जो कलर बुक्स हैं जब प्राइस 3 है तो क्वांटिटी जो है वो 2000. Look at this. Now a decrease in the price of crayons. उससे क्या होगा, quantity demand for crayons will increase, right? So price कम हुई crayons की तो उससे डिमांड जो है crayons की पहले से ज़्यादा होगी, और ये हमने लॉ ऑफ डिमांड के तहत साबित किया हुआ है कि जब भी किसी चीज़ की प्राइस कम हो तो उसकी डिमांड पहले से ज़्यादा हो जाती है। वेल, सो देखिएगा कि हुआ क्या, हुआ ये कि प्राइस कम हुई किसकी, क्रेयॉन्स की, और डिमांड किसकी बढ़ी, क्रेयॉन्स की डिमांड बढ़ गई, राइट। और ये ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स सो, ओके। ये हमें बात लॉ ऑफ डिमांड से पता चली। लुक एट दिस। सो जब क्रेयॉन्स पहले की निस्बत ज़्यादा जो है वो लोग लेंगे तो क्रेयॉन्स का इस्तेमाल कलर बुक्स पर होता है, तो कलर बुक्स जो है वो आप पहले से ज़्यादा लेना शुरू कर देंगे। देखिए कीमत जो है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, आप ज़रा गौर से देखिए कि कलर बुक्स की कीमत में कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन उसकी जो डिमांड है वो पहले की निस्बत जो है वो 500 के लगभग बढ़ गई। तो हुआ क्या, प्राइस ऑफ क्रेयॉन्स कम हुई, डेल्टा पीसी, राइट। सो इलास्टिसिटी BC हम देखें, परसेंटेज इन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ color books divided by percentage change in price of crayons. So price of crayons minus delta P. So substitute in the formula. Here we go. Now look at this. Delta QB is पहले कितनी थी डिमांड 2000, अब कितनी हो गई 2500, तो डेल्टा QB कितना आया 500, राइट। और जेन में रखिएगा पॉजिटिव इंक्रीज, पॉजिटिव चेंज, राइट। सो विल सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला here, right here, and it would be delta QB. तो आंसर ऑब्वियसली क्या आएगा, नेगेटिव। सो क्या हुआ, प्राइस क्रेयॉन्स की कम हुई और डिमांड कलर बुक्स की बढ़ गई। तो रिलेशन क्या है, प्राइस कम, डिमांड फॉर कलर बुक इंक्रीजेस, राइट। सो इलास्टिसिटी क्या आएगी, क्रॉस इलास्टिसिटी इन दिस केस नेगेटिव। Hence for complements the cross elasticity is negative for the price increase or decrease. अब इसको उलट करके देख लें, अगर प्राइस क्रेयॉन्स की पहले से ज़्यादा हो जाए तो क्वांटिटी क्रेयॉन्स की पहले से कम हो जाएगी, तो इस तरह से जो कलर बुक्स हैं उनकी डिमांड भी पहले से कम हो जाएगी, राइट। सो प्राइस बढ़ने से कलर बुक्स की डिमांड, क्रेयॉन्स की प्राइस बढ़ने से कलर बुक्स की डिमांड पहले की निस्बत क्या हो गई, कम होगी, रिलेशनशिप नेगेटिव, लिहाजा इलास्टिसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। याद रखिएगा सिंपली, अगर रिलेशनशिप दोनों वेरिएबल्स का पॉजिटिव है तो इलास्टिसिटी पॉजिटिव होगी, अगर रिलेशनशिप उन दोनों वेरिएबल्स का नेगेटिव है तो इलास्टिसिटी नेगेटिव होगी। वेल,
नाउ अगर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 0 हो यानी कि पॉजिटिव हो, तो इससे हमें क्या मालूम होता है कि ये suggest that it is substitute, the higher the coefficient the better the substitute, coefficient बड़ा substitute बेहतर, ठीक है। अगर ये क्रॉस इलास्टिसिटी लेस देन 0 हो यानी कि नेगेटिव हो, तो suggest that the good are complements, okay, the greater the absolute value the more complement the goods are, and if it is elasticity 0 it means goods are unrelated, they are not related, okay। so अगर इलास्टिसिटी पॉजिटिव हो तो वो सब्स्टिट्यूट्स होंगे, अगर इलास्टिसिटी नेगेटिव हो तो वो कम्प्लीमेंट्स होंगे, और अगर इलास्टिसिटी 0 हो तो हम कहेंगे वो दो चीज़ें जिनकी इलास्टिसिटी हम मालूम कर रहे हैं, दोनों वेरिएबल्स, वो आपस में रिलेटेड नहीं है, वो गुड्स आपस में रिलेटेड नहीं है। अगर इलास्टिसिटी 0 हो तो वो गुड्स आपस में रिलेटेड नहीं है, या तो वो कम्प्लीमेंट्स हो सकते हैं, या वो सब्स्टिट्यूट्स हो सकते हैं, या वो रिलेटेड नहीं है। तो आपने देखा क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। हमने इसको कम्प्लीमेंट की सूरत में भी देखा, हमने इसको जो है वो सब्स्टिट्यूट की सूरत में भी देखा। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सो ये समझने के लिए, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई समझने के लिए हम थोड़ा सा जो है आपको सप्लाई का टॉपिक याद दिला देते हैं। आपको अच्छी तरह से याद होगा, हमने आपको बताया था कि किसी ख़ास कीमत पर अगर एक प्रोड्यूसर किसी चीज़ को बेचने के लिए मार्केट में ले आया है तो हम उसे सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। और अगर चीज़ प्रोड्यूस हो चुकी है लेकिन अभी वो किसी कीमत पर जो है वो मार्केट में प्रोड्यूसर बेचने के लिए नहीं लाया तो हम उसे स्टॉक बोलेंगे, ठीक है। नाउ सप्लाई जो है, इसके डिटर्मिनेंट्स हमने आपको बताए थे, जनरली आपको याद भी होंगे, तो हम जल्दी से आपको फिर बता देते हैं कि सप्लाई का पहला डिटर्मिनेंट उसकी अपनी कीमत होती, दूसरा डिटर्मिनेंट सप्लाई का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको अच्छी तरह से याद होगा क्या होती है, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और रॉ मटेरियल, राइट। सो इट मीन रॉ मटेरियल की प्राइस, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस, उस कमोडिटी, उस गुड की अपनी प्राइस, टेक्नोलॉजी, राइट। सो ये वो चीज़ें हैं जो डिटरमिन करते हैं सप्लाई को, ठीक है। तो हमने ये अज्यूम किया था कि शॉर्ट रन में जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं बदलती और उससे टेक्नोलॉजी भी नहीं बदलती, रॉ मटेरियल की प्राइसेस भी नहीं बदलती, तो सप्लाई डिपेंड करती है अपनी इट्स ओन प्राइस पर, ओके। सो प्राइस ज़्यादा होगी तो सप्लाई ज़्यादा होगी, और प्राइस कम होगी सप्लाई पहले की निस्बत कम होगी। ये लॉ ऑफ सप्लाई के तहत हमने रिलेशनशिप डेवलप की, ठीक है। सो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई। देखिए बात बिल्कुल डिमांड की तरह से, आप अगर उसको ज़रा गौर से देखिए कि प्राइस बढ़ जाने से डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम हो जाने से डिमांड बढ़ जाती है। सप्लाई, प्राइस के बढ़ जाने से सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, प्राइस के कम हो जाने से सप्लाई कम हो जाती है। अब प्राइस के तब्दीली से सप्लाई में जो तब्दीली आती है वो किस हद तक आती है, ठीक है। डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी कितनी है, इसको मेजर करने के लिए हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। सो टू व्हाट एक्सटेंट क्वांटिटी सप्लाई चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। आई होप कि इसका बुनियादी कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखें कि इस सप्लाई को डिटरमिन जो है वो कौन सी चीज़ें करती हैं। देखें, एक तो नेचर ऑफ कमोडिटी, नेचर ऑफ कमोडिटी से मेरी मुराद है कि वो कमोडिटी या तो जो है वो पायदार होगी, ठीक है, और या वो ज़िया पजीर होगी। पायदार वो चीज़ होती है जो कि आप अगर कुछ वक्त के लिए रखने दो ख़राब ना हो, जैसे कि ये टेबल है, ये चेयर है, ये मार्कर है। मार्कर टू सम एक्सटेंट ज़िया पजीर है, उसकी स्याही सूख जाती है, लेकिन एक ख़ास अरसे तक हम उसे स्टॉक कर सकते हैं। देखिए, अगर हमने ये जो है वो मेज़ बनाया और इसकी प्राइसेस बहुत कम हो गई और हम चाहते हैं कि
अगर हम उस प्राइस पे बेचेंगे तो हमें लॉस होगा, तो हम इसको स्टॉक में रख देंगे और हम इंतज़ार करेंगे कि जब उसकी प्राइस इतनी हो जाए कि जिससे हमें लॉस ना हो तो हम बेच सकें। ठीक है, हम इसको स्टॉक में रख सकते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में जो है वो चीज़ें जिनको हम स्टॉक में नहीं रख सकते, ठीक है, जैसे कि आप देखें सब्जियां हैं, टमाटर हैं, ठीक है ना, आलू हैं, ये वो चीज़ें, फल भी सी, जितने भी फल हैं, आम है, सेब है, इसको हम ज़्यादा वक्त के लिए जो है वो स्टोर नहीं कर सकते। अगरचे कि अब कोल्ड स्टोरेज की जो है वो अवेलेबिलिटी जो है वो मौजूद है, लेकिन एक हद तक हम वो उसे स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए, अगर तो हम ऐसी चीज़ है जिसमें जैसे कि ज़िया पज़ीर चीज़ है, तो ज़िया पज़ीर चीज़ की कीमत में जो है अगर कमी हो जाए तो असूलन सप्लाई में हमें कमी करनी चाहिए लॉ ऑफ सप्लाई के तहत, लेकिन हम एक हद तक तो कम कर सकते हैं। शॉर्ट रन के अंदर एक देखें ना, आपने लेट्स से टमाटर, ठीक है, वो प्रोड्यूस होके जो है वो मार्केट में आ चुके हैं, ठीक है, अब उनकी प्राइस कम है, ठीक है, हम उनको बेचने पे मजबूर हैं, ठीक है, तो कीमत में कमी होने से हम उसकी सप्लाई को ज़्यादा कम नहीं कर सकते। कुछ हद तक हम उसे स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर कीमतों में कई गुना इजाफा हो जाए तो हम सप्लाई, टमाटरों की सप्लाई में कई गुना इजाफा नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक उस छोटे अरसे के लिए हम जल्दी से ज़्यादा टमाटर उगा नहीं सकते, ठीक है। तो देखें, प्राइस में बड़ी तब्दीली से भी टमाटरों की सप्लाई में बड़ी तब्दीली नहीं ला सकते, ठीक है। तो प्राइस में बड़ी तब्दीली के रद्द-ए-अमल में सप्लाई में बड़ी तब्दीली नहीं ला पा रहे, तो आप सोचिए ये लेस इलास्टिक होगा ना, ठीक है। तो आप देखिए कि अगर नेचर ऑफ कमोडिटी, ठीक है, वो डिटरमिन करती है कि सप्लाई मोर इलास्टिक है या लेस इलास्टिक है। इसी तरह से अगर कोई चीज़ पायदार है, हम उसे स्टोर कर सकते हैं, उसे स्टोर करने में प्रॉब्लम नहीं है, उसको स्टोर करने से वो ख़राब नहीं होती, ठीक है, तो वो उसकी प्राइस में थोड़ी सी तब्दीली से भी हम जो है उसको ज़्यादा स्टोर कर लेंगे, उसकी सप्लाई में ज़्यादा तब्दीली ला सकते हैं, ठीक है। तो प्राइस की जो है रद्द-ए-अमल में जो सप्लाई में चेंज है वो निस्बतन कम होती है, लेस इलास्टिक। इसी तरह से देखें प्रोडक्शन प्रोसीजर, अगर किसी चीज़ के प्रोडक्शन प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, तो उसकी प्राइस की बढ़ जाने से उसकी सप्लाई में इजाफा उतना नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि उसका प्रोडक्शन प्रोसीजर जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा है, ठीक है। सो हम देखते हैं कि वो गुड्स जिनका प्रोडक्शन प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है वो भी लेस इलास्टिक होती हैं। इसी तरह से देखें, वो चीज़ें जो जल्दी से प्रोड्यूस की जा सकती हैं वो मोर इलास्टिक होती हैं, ठीक है, और वो चीज़ें जिनको प्रोड्यूस करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दरकार है वो लेस इलास्टिक होती हैं। उसकी रीज़न आपको इस तरह से मालूम होनी चाहिए कि हर वो चीज़ जिसको एक प्रोडक्शन प्रोसीजर और उसके लिए शॉर्ट रन, छोटा अरसा वक्त दरकार है उसको प्रोड्यूस करने, तो जैसे ही कीमत बढ़ी हमने उसकी सप्लाई बढ़ा दी, ठीक है। सो इस तरह से अगर जो है वो मोर इलास्टिक होगी, ठीक है। इसी तरह से देखें, अगर किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में वी नीड बहुत ज़्यादा कैपिटल हमें दरकार है, ठीक है, और कैपिटल की शॉर्टेज है, तो वो कमोडिटी भी जो है वो लेस इलास्टिक होगी। सो आपने देखा कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी हमने आपको बताया। सो बुनियादी तौर पे हमारा जो टॉपिक है वो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। टू व्हाट एक्सटेंट क्वांटिटी सप्लाई चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस, अगर ये एक्सटेंट ज़्यादा होगी मोर इलास्टिक होगा, अगर कम एक्सटेंट से चेंज हो रही है, अगर डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस कम है तो लेस इलास्टिक, ज़्यादा है तो मोर इलास्टिक, ओके। सो दिस इज़ हाउ वी कैन एक्सप्लेन इट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। आई होप कि आपको जो है ये कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको मज़ीद आपको क्लियर करने के लिए आपको बताते हैं। देखिए, definition: elasticity of supply is a measure of how responsive seller are to change in the price of good. I hope कि अब आपको ये definition बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। So we can define it as percentage change in quantity supply divided by percentage change in price. Okay, so this is the formula. This is the supply curve. You remember, ये पॉजिटिवली स्लोप्ड होती है, प्राइस बढ़ेगी,
सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस गिरेगी, सप्लाई गिर जाएगी। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि अगर प्राइस की चेंजेस की वजह से क्वांटिटी सप्लाई चेंज हो रही है तो हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ठीक है। नाउ look at this graph now. When price is P1, quantity is Q1. प्राइस P2 हो गई तो उससे क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाएगी, Q2। चेंज इन प्राइस पॉजिटिव है, चेंज इन क्वांटिटी supplied be positive. At higher price, let's say P2, a larger quantity Q2 will be produced and offered for sale. So the increase in price induced a large quantity goods change in Q for sale. The more responsive seller are to change in price, the greater absolute value of elasticity of supply. Elasticity का कर्व जो है जितना फ्लैटर होगा उतना मोर इलास्टिक होगा, लेस फ्लैटर लेस इलास्टिक। The supply function is a model of seller behavior. Look at this. आपको याद है सेलर बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेक्नोलॉजी। मैंने इस लेक्चर के शुरू में भी आपको बताया और आपको जो है लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ाते हुए भी बताया। और क्या चीज़ होती है, प्राइस ऑफ इनपुट। और यू रिमेंबर इनपुट क्या होती है, यकीनन टाइम फॉर एडजस्टमेंट एंड मार्केट पीरियड, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, वेरी लॉन्ग रन, राइट, एक्सपेक्टेशंस। सो ये वो फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं सेलर के बिहेवियर को। एनीथिंग दैट इन्फ्लुएंस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, से टैक्सेस, से डिफरेंट रेगुलेशंस, राइट, सो ये भी इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी सप्लाई को, राइट। आपने देखा ये स्ट्रेट लाइन, राइट, so a perfectly elastic supply, okay. Now look at this, this is a perfectly inelastic, where elasticity of supply is 0। आप प्राइस बढ़ जाए या प्राइस गिर जाए आप सप्लाई बिल्कुल भी नहीं बढ़ा सकते, राइट। लुक एट दिस, a supply approaches horizontal, ये हॉरिजॉन्टल होने की तरफ कोशिश कर रही है और अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी की तरफ। उसी प्राइस पर जितनी मर्जी सप्लाई आप बढ़ा सकते। हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के लिए एक एग्जांपल आपके सामने और करते हैं, आप देखिएगा। सबसे पहले हम जो है वो टेबल बनाते हैं, ठीक है। सो कॉलम 1 में आप पॉइंट्स कर लें, ठीक है। कॉलम 2 के अंदर आप प्राइस कर लें, कॉलम 3 के अंदर क्वांटिटी, कॉलम 4 के अंदर हम देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ओके। नाउ लेट्स से पॉइंट ए इज टेलिंग अस दैट प्राइस इज 8 and quantity supplied is 16, right, and let's say B telling us प्राइस बढ़कर 8.25 हो गई और 16.5, राइट। पॉइंट सी हमें बता रहे दैट इज 8.50, सो इससे सप्लाई जो है वो बढ़कर 17 हो गई। डी पॉइंट हमें बता रहा है प्राइस और बढ़कर 8.75 हो गई, 8.75 हो गई, जिससे सप्लाई बढ़कर 18 हो गई। पॉइंट ई हमें बता रहे हैं कि प्राइस बढ़कर 9 हो गई और सप्लाई बढ़कर 19 हो गई। पॉइंट एफ हमें बता रहे हैं कि ये 9.25 प्राइस हो गई और सप्लाई 19.25 हो गई। ओके, सो ये आपके सामने एक टेबल मैंने जो है वो बना दिया। अब इस टेबल को गौर से देखिए और इसमें से एक चीज़ आप देख रहे हैं कि जब आपकी प्राइस बढ़ती चली जा रही है, 8 से 8.25 हो रही है, सप्लाई आपकी बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है सप्लाई आपकी बढ़ रही है। और ये हमें कैसे मालूम हुआ था? ये लॉ ऑफ सप्लाई के तहत। लॉ ऑफ सप्लाई क्या था कि जब आपकी किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, उसकी वजह आपके जेहन में है ना कि प्राइस बढ़ेगी
प्राइस बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर का रेवेन्यू बढ़ेगा, और रेवेन्यू क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी, याद है ना आपको। सो प्राइस को अगर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिए तो रेवेन्यू बढ़ेगा, तो रेवेन्यू बढ़ेगा तो जो फर्म है वो उसका प्रॉफिट बढ़ रहा होगा। जब प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट आपको मालूम है कि वो प्रॉफिट होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। हम आगे तफसीलन जाके इसको पढ़ेंगे, लेकिन हल्का सा आइडिया आपको हो कि प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। सो प्राइस बढ़ी तो रेवेन्यू बढ़ा, रेवेन्यू बढ़ा तो आपका प्रॉफिट बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा तो सप्लाई बढ़ गई, ठीक है जी। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे सप्लाई बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब हम सबसे पहले जो है वो देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, राइट। फॉर्मूला आपको याद है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू, ओके। सो नाउ आप देखें डेल्टा क्यू, चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी कितनी है? 16 और 16.5। 16.5 माइनस 16 आपकी क्या है? चेंज इन क्वांटिटी 0 पॉइंट, दैट इज 0.5 चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन प्राइस, प्राइस में देखें 8 से 8.25 होगी, यानी कि 0.25, और प्राइस कितनी है आपकी? 8 और क्वांटिटी 16, सो P इज 8 एंड 16, ओके। सो आप इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपकी कितनी आ गई? अब से कैलकुलेट कर लें, दैट इज इक्वल टू 1, ओके। सो इट मीन के इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बिटवीन पॉइंट एंड A एंड B इज इक्वल टू 1। नाउ अब हम देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बिटवीन पॉइंट C एंड D। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बिटवीन C एंड D, ओके। अब देखिए आपका फॉर्मूला, आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर डेल्टा P इंटू P ओवर Q। सो वेल, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू डेल्टा Q, C और D के दरमियान Q में कितना है? डेल्टा Q 1, 18 to 17, 17 to 18, एंड डेल्टा P कितना है? 0.25। व्हाट इज 0.25? यानी कि 8.75 माइनस 8.50, दैट इज 0.25 मल्टीप्लाई बाय P। P is again 8.50, 8.50, and Q is equal to 17, okay। सो ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, ये आपका इक्वल टू 2 आ जाए। सो इलास्टिसिटी सप्लाई बिटवीन C एंड D इज इक्वल टू 2। नाउ थर्ड इलास्टिसिटी आपने देखा, ये सेकंड हमने ये देखा था, और थर्ड पे आप देखें कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बिटवीन E and F, okay। Now formula same, elastic supply is equal to delta Q over delta P into P over Q. Now delta Q, that is change in quantity, 19.25 minus 19, that is 0.25, divided by delta P, that is 9.25 minus 9, that is 0.25. So price is 9 and quantity is 19.25. सो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है आपकी 0.48 आ गई, और इट मीन के फ्रॉम E टू F 0.48। सो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इलास्टिसिटी सप्लाई इक्वल टू 1 है, यहाँ पर इलास्टिसिटी सप्लाई ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1 है। सो आपने देखा कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है इक्वल, ग्रेटर और लेस देन 1। आपने देखा कि किस तरह से हमने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट की बिटवीन डिफरेंट पॉइंट्स, ओके। सो ये एक और एग्जांपल थी जिससे आपको आई होप के ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी, ठीक है। देखिए अगर डायग्रामेटिकली आप देखें, अगर आपका ये 45 का एंगल बन रहा है, ठीक है, सप्लाई कर्व का, ठीक है। सो हम कहेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। व्हाट इज दैट? इलास्टिसिटी सप्लाई यहाँ पर इज इक्वल टू 1। और अगर ये कर्व इस तरह से है, ठीक है, सो अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है, अगर ये कर्व इसकी स्लोप ज़्यादा कम है तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ ग्रेटर देन 1, और अगर इसकी स्लोप
ज़्यादा है, राइट, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ लेस देन 1, राइट। सो इस तरह से हम डायग्रामेटिकली भी बता सकते हैं। अब कुछ एक्सट्रीम केसेस भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एक्सट्रीम केसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। वो क्या हो सकता है? एक परफेक्टली इलास्टिक मीन ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, ये आपका सप्लाई कर्व है, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व, राइट। और अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो इन्फिनिट होगी, राइट। सो इसे इन्फिनिट जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बोलते हैं, राइट। सो एक परफेक्टली इनइलास्टिक, ये परफेक्टली इनइलास्टिक है, और दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक एंड दिस वन इज परफेक्टली इलास्टिक, ओके। सो ये हम डिफरेंट तरीके से जो है इलास्टिसिटी को जो है वो डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को क्या चीज़ें डिटरमिन करती हैं, ज़रा गौर कीजिए। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती क्या है वो भी मैंने आपको पहले तफसीलन बता चुका हूँ, लेकिन देखें टू व्हाट एक्सटेंट क्वांटिटी सप्लाई चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्राइस में चेंज की का रिस्पॉन्सिवनेस जो है, जो सप्लाई में चेंज है, उसको हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है जी। यानी कि प्राइस की चेंज की वजह से जो सप्लाई में चेंज आए, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक आती है, ठीक है। अगर ज़्यादा हद तक प्राइस में थोड़ी सी तब्दीली से सप्लाई में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई तो मोर इलास्टिक है। प्राइस में बहुत बड़ी तब्दीली से सप्लाई में थोड़ी सी तब्दीली है तो लेस इलास्टिक। वो कौन सी चीज़ें हैं जो डिटरमिन करती हैं कि सप्लाई जो है वो मोर इलास्टिक है या लेस इलास्टिक है? फॉर एग्जांपल नेचर ऑफ प्रोडक्ट। अगर कोई ऐसी चीज़ है जैसे कि जिसने जो सब्जियां हैं, टमाटर हैं, ठीक है। अब आप ज़रा देखिए कि ये वो चीज़ें हैं कि जिनकी प्राइस में बहुत बड़ी भी चेंज आ जाए तो सप्लाई में बड़ी चेंज नहीं आ सकती। उसकी दो वजूहत हैं। अगर तो प्राइस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है तो अब सप्लाई में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो सकता। क्योंकि आप उस शॉर्ट रन के अंदर टमाटरों की, सब्जियों की सप्लाई बढ़ा नहीं सकते। सिर्फ वही सप्लाई ज़्यादा कर सकते हैं जो आपने जो कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ है, स्टॉक रखा हुआ है, वो आप जो है मार्केट में ला सकते हैं। आप उतने अरसे के अंदर जो है वो नए टमाटर उगा नहीं सकते। मसलन अगर एक जो सब्ज़ी वाले को सुबह मालूम होता है कि टमाटरों की सप्लाई डबल हो गई है, सॉरी टमाटरों की प्राइस डबल हो गई है, तो क्या वो सप्लाई डबल कर लेगा? नहीं, वो पॉसिबल नहीं है उसके लिए, ठीक है। वो थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूर हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो कोल्ड स्टोरेज में चीज़ें हैं वो आ जाए, लेकिन इसका मतलब प्राइस में बड़ी चेंज से सप्लाई में ज़्यादा चेंज नहीं आती। इसी तरह से इसको उलट करके देख लें कि अगर प्राइस में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है तो क्या सप्लाई में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी? ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक सब्ज़ी या कोई ख़राब हो जाने वाली चीज़ मार्केट में आ गई है तो अब प्राइस में बहुत ज़्यादा कमी होने की वजह से सप्लाई में बहुत ज़्यादा कमी इसलिए नहीं हो सकती कि उसको उठा के स्टॉक नहीं किया जा सकता। अगर स्टॉक करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। सो आपने देखा कि एक डिटर्मिनेंट जो सप्लाई का है वो बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट जो मैंने आपको बताया वो है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। और क्या हो सकते हैं? और ये हो सकता है कि नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, राइट। प्रोडक्शन प्रोसेस अगर बहुत तवील है, उसके लिए बहुत वक्त दरकार है, फिर भी वो क्या होगा? आपका लेस इलास्टिक होगा। प्राइस में बड़ी तब्दीली से भी सप्लाई में ज़्यादा तब्दीली नहीं की जा सकती। इसी तरह से कैपिटल रिक्वायरमेंट, अगर किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा कैपिटल दरकार है तो दिस इज़ अगेन वन ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ओके। सो आई होप कि आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इस एग्जांपल के साथ और इन डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, ठीक है। वेल, समरी देखिए, हमने इलास्टिसिटी के टॉपिक के अंदर आपको पहली चीज़ जो बताई वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स अ मूव ऑन अ डिमांड फंक्शन caused by change in price। आपको याद होगा उसका पॉइंट इलास्टिसिटी का मेथड आपको बताया था और आर्क इलास्टिसिटी का मेथड। अगर डिमांड कर्व के ऊपर कोई सा एक पॉइंट है और उस पॉइंट के ऊपर हम इलास्टिसिटी मालूम करना चाहते हैं तो पॉइंट इलास्टिसिटी के मेथड से, और अगर वो दो पॉइंट्स के दरमियान, राइट, हम मालूम करना चाहते हैं तो आर्क इलास्टिसिटी का मेथड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और हमने बताया था आपको कि यार्ड स्टिक इलास्टिसिटी को मेजर करने की क्या होती है? 1 could be equal to 1, greater than 1, less than 1, ठीक
ठीक है। उसमें हमने आपको एक्सपेंडिचर मेथड, रेवेन्यू मेथड बताया था, ठीक है। तो देखिए जस्ट आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, ठीक है। अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाए तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड कम हो जाएगी। हम फर्ज कर लेते हैं कीमत किसी चीज़ की 2 थी और डिमांड 4 थी, ठीक है। प्राइस बढ़कर 4 हो गई, डिमांड कम होकर 2 हो गई। तो इन फर्स्ट केस जब प्राइस जो है वो 2 थी और डिमांड 4 थी, तो एक्सपेंडिचर कितने हो रहे थे? 2 चीज़ें, कीमत थी 2 रुपये और डिमांड थी 4, सो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 एक्सपेंडिचर हो रहे थे 8। सो नाउ प्राइस जो है वो इंक्रीज होकर 4 हो गई और डिमांड जो है वो कम होकर 2 हो गई। तो बताइए एक्सपेंडिचर्स पे क्या असर पड़ा? प्राइस अब 4 है और यूनिट्स कितने ले रहे हैं? 2, तो 4 into 2 अगेन 8, so there is no change in expenditure, right? तो इस सूरत में हम कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 है, जब आपके टोटल एक्सपेंडिचर में कोई तब्दीली नहीं आ रही, ठीक है, कीमत के बढ़ जाने से या कीमत के कम हो जाने से। अगर कीमत के बढ़ जाने से या कम हो जाने से आपके एक्सपेंडिचर पहले से ज़्यादा हो रहे हैं, या कीमत के बढ़ जाने और कम हो जाने से आपके एक्सपेंडिचर पहले से कम हो रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से मोर इलास्टिक और लेस इलास्टिक को भी हम डिटरमिन कर सकते हैं। इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1। आई होप कि ये कंसेप्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। उसके बाद हमने दूसरी चीज़ देखी थी, income elasticity of demand. So this income elasticity of demand measures a shift of a demand function associated with the change in income. ठीक है, तो आपको याद होगा हमने आपको सुपीरियर, नॉर्मल और इंफीरियर गुड्स के बारे में बताया था, ठीक है। तो आपको इस इंफीरियर गुड्स याद होगा, वो गुड्स होती हैं कि जब आपकी इनकम बढ़ जाए तो आप उनका इस्तेमाल पहले की निस्बत कम कर देते हैं, और जब आपकी इनकम कम हो जाए तो आप उसका इस्तेमाल पहले की निस्बत ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। सो अगर गुड्स का और इनकम का आपस में, यानी कि गुड डिमांड और इनकम का आपस में रिलेशनशिप इन्वर्स हो, नेगेटिव हो, तो वो कौन सी गुड्स होंगी? इंफीरियर गुड्स। और नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि इनकम बढ़ जाने से आप उसका इस्तेमाल पहले की निस्बत ज़्यादा कर देते हो, इनकम कम होने से इस्तेमाल पहले की निस्बत जो है वो कम कर देते हैं। सो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड द क्वांटिटी डिमांड ऑफ द गुड। तो अगर ऐसी सूरत हाल हो तो हम उसे नॉर्मल गुड कहते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा क्रॉस इलास्टिसिटी। सो measures the shift of a demand function for a good associated with the change in the price of related good. और आपको याद होगा ये either it could be complement और substitute, ठीक है। अगर पेन की कीमत में कमी हो जाए तो उस पेन की डिमांड में इजाफा हो जाए, पेन की कीमत में कमी से पेन की डिमांड में इजाफा हो जाए। अब आप देखिए स्याही, तो जब पेन की डिमांड में इजाफा हुआ तो ऑब्वियसली पहले की निस्बत इंक ज़्यादा परचेज की जाएगी, ठीक है। आपको समझ है? तो हम क्या कहेंगे, ये कौन सी गुड्स हैं? कंप्लीमेंट। और सब्स्टिट्यूट बीफ और मटन की एग्जांपल हमने दी थी, ठीक है, और किसी हद तक राइस एंड व्हीट की एग्जांपल भी है, ठीक है। तो ये वो एग्जांपल्स हैं जो आपको क्रॉस इलास्टिसिटी। आखिरी चीज़ जो हमने इलास्टिसिटी के टॉपिक में आपको बताई वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, और ये बताती है मेजर्स मूव ऑन अ सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व के ऊपर जो है मूवमेंट। टू व्हाट एक्सटेंट क्वांटिटी सप्लाई चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ओके, सो ये आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जस्ट आप देखिए एक डेफिनेशन है, उसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई करते जाएं तो आपको सारी ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। डेफिनेशन क्या है? टू व्हाट एक्सटेंट क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टू व्हाट एक्सटेंट क्वांटिटी डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, दैट इज income elasticity. To what extent quantity demand of one commodity changes due to change in other commodity? That commodity could be substitute or complement. Okay, so इसको हम क्या बोलेंगे?
cross elasticity. To what extent quantity supply changes due to change in price, ये elasticity of supply हो जाए. To what extent quantity supply changes due to change in price, ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. सो एक ही डेफिनेशन को आपने देखा कि किस तरह से हमने जो है इस्तेमाल किया और उसमें वेरिएबल चेंज किए और ये मुख्तलिफ इलास्टिसिटी की डेफिनेशन बनती चलेगी. वेल, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की या इलास्टिसिटी की इम्पोर्टेंस क्या है, आप इसको यकीनन जो है आपके जहन में रही होगी. सबसे पहले प्राइस की डिटर्मिनेशन में ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. फिर टैक्सेस में देखिए, गवर्नमेंट टैक्स कमोडिटीज़ के ऊपर, गुड्स के ऊपर क्यों लगाती है? ताकि अपना रेवेन्यू बढ़ाए. ठीक है, तो गवर्नमेंट टैक्स लगाते वक्त, चीज़ों पर टैक्स लगाते हुए उनकी इलास्टिसिटी ज़हन में रखती है. ठीक है, अगर गुड मोर इलास्टिक होगी, ठीक है, और उस पर टैक्स लगाया जाए तो ऑब्वियसली टैक्स लगने की वजह से उसकी प्राइस बढ़ जाएगी और लोगों ने उसको खरीदना बहुत कम कर दिया. तो गवर्नमेंट का मकसद जो था टू जनरेट रेवेन्यूज, वो पूरा हो सका नहीं हुआ. सो इसका मतलब है कि मोर इलास्टिक कमोडिटीज जितनी भी होंगी उन पर टैक्स लगाने का फायदा गवर्नमेंट को ज़्यादा नहीं होगा. ठीक है, और कंपैरेटिवली वो गुड्स जो नेसेसिटीज़ हैं, जिनके सब्स्टिट्यूट्स, क्लोज सब्स्टिट्यूट बहुत कम है, जिनको इस्तेमाल हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, उन चीज़ों के ऊपर अगर गवर्नमेंट टैक्स इंट्रोड्यूस करवाए तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू बहुत ज़्यादा हासिल होगा. वो गुड्स जो लेस इलास्टिक है, फॉर एग्जांपल देखें पेट्रोलियम गुड्स, ये वो चीज़ें हैं पेट्रोलियम के, एक गाड़ी के अंदर गाड़ी ने पेट्रोल से चलना. ठीक है, तो अब इसका क्लोज सब्स्टिट्यूट गैस है. ठीक है, देखिए इसका सब्स्टिट्यूट गैस मौजूद है. अब उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो एक क्वेश्चन मार्क है, वो हर जगह पर अवेलेबल नहीं होती. तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स भी नहीं, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमने ज़रूर लेनी. अगर मेरे पास गाड़ी है तो मैंने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ज़रूर लेने. तो गवर्नमेंट उनके ऊपर अगर टैक्सेस जो है वो लगाएगी तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज़्यादा हासिल होंगे. ठीक है, तो ऐसी वो चीज़ जो लेस इलास्टिक हो, वो गवर्नमेंट को जो है वो उस चीज़ की इलास्टिसिटी ज़हन में रखकर जो है वो टैक्सेस इंट्रोड्यूस करवाती हैं. तो आपने देखा कि किस तरह से जो है वो गवर्नमेंट जो है वो इलास्टिसिटी का इस्तेमाल करके टैक्स और टैक्सेस जो है वो जो है इम्पोज करती है और उस तरह से जो है वो रेवेन्यूज़ जनरेट करती है. इसी तरह से देखें, एक मोनोपोलिस्ट है. अगर मोनोपोलिस्ट आपको हम तफसीलन बाद में जो है वो पढ़ाएंगे मोनोपोली के बारे में, लेकिन जनरली बताएंगे अगर कोई कमोडिटी है जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं है और कोई और प्रोड्यूसर उस कमोडिटी को बना भी नहीं रहा, ठीक है, तो एक ही प्रोड्यूसर उसको बना रहा है, तो इस मतलब ये है कि उस प्रोड्यूसर को उस कमोडिटी के प्रोड्यूस करने में मोनोपोली हासिल है. ठीक है, अब जब वो अकेला प्रोड्यूस कर रहा है तो अब वो जो चाहे कीमत मुकर्रर कर दे उसकी, कर सकता है ना, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है. वो कंज्यूमर की इलास्टिसिटी देखता है उस कमोडिटी के बारे में और फिर उसकी प्राइस को डिटरमिन करता है. अगर वो लेस इलास्टिक हो तो वो हाई प्राइस डिटरमिन कर देता है, अगर वो मोर इलास्टिक हो तो फिर वो रिलेटिवली कम प्राइस उसको रखेगा, डिटरमिन करेगा. उसके बाद देखिए एक और चीज़ इलास्टिसिटी वहाँ पर बहुत अहम रोल प्ले करती है, वो आप टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट. लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली आप इस तरह से समझ लें कि अगर इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स आपस में बराबर हों तो हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट. ठीक है, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, ये बिल्कुल क्रूड फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट इलास्टिसिटी का जो है अप्लाई होता हुआ नजर आए. ठीक है, तफसीलन आप इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स के कोर्स में पढ़ेंगे. ठीक है, मतलब क्या कि अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट है, मतलब क्या कि आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम है और इंपोर्ट्स ज़्यादा है, तो इलास्टिसिटी को ज़हन में रख के प्राइसेस जो है इस डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम जो है वो बैलेंस कर सकते हैं. वो कैसे अगर हम जो गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो लेस इलास्टिक है तो हम उसकी कीमत का में इजाफा कर देंगे. ठीक है, तो उससे हमारे जो रेवेन्यूज़ हैं वो ज़्यादा हो जाएं.
तो हमारा ये जो डेफिसिट है बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये ख़त्म हो सकता है। और दूसरी सूरत ये है कि जो चीज़ें आप इंपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर इंपोर्ट टैक्स लगा दें, टैरिफ लगा दें, ठीक है, इंपोर्ट टैक्स लगा दें, जैसे कि टैरिफ है, टैरिफ इंपोर्ट टैक्स की एक टाइप है, ठीक है, वो लगा दें, तो वो चीज़ें आपके मुल्क में क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी, लिहाजा कम बिकेंगी। अगर वो गुड्स जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो मोर इलास्टिक है, ठीक है, तो वो उनका जो है डिमांड पहले की निस्बत बहुत कम हो जाएगी प्राइस बढ़ने से, तो आप इस डेफिसिट से जो है जो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, ठीक है। सो ये वो चीज़ें थी जो हमने इलास्टिसिटी के कंसेप्ट में हमने सारी चीज़ें देखी। हमने देखा कि किस तरह से इलास्टिसिटी जो है वो रोल प्ले करती है इकोनॉमी के अंदर, कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी, इनको कौन कौन सी चीज़ें डिटरमिन करती हैं, ये हमने आपको बताया, ठीक है जी। उसके बाद हम देखेंगे कि सप्लाई को, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कौन सी चीज़ें डिटरमिन करती हैं। तो ये आज का हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने इलास्टिसिटीज़ के तमाम कंसेप्ट्स जो हैं वो आपको तफसीलन बताए, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इम्पोर्टेंट है इकोनॉमी के अंदर, और किस तरह से जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इम्पोर्टेंट है इकोनॉमी के अंदर, और उनकी सारी इम्पोर्टेंस देखी, उनकी यूटिलाइजेशन देखी। आई होप कि आपको ये इलास्टिसिटी का कंसेप्ट अच्छी तरह से ना सिर्फ समझ आया होगा बल्कि इस कंसेप्ट की मदद से आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तमाम फैसले जो हैं करने में आपको आसानी होगी। खुदा हाफिज़।